गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भूमि उपयोग की बात समझेंगे। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण और जल ग्रहण के अंतर्गत किस तरीके से जो विभिन्न योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा इन क्षेत्रों के अंतर्गत चलाई गई हैं, और साथ के साथ राजस्थान में जल संरक्षण हेतु कौन कौन से मूल सुझाव हैं। तो आपका प्रश्न ये इस रूप में भी आता है एग्ज़ाम के अंतर्गत कि राजस्थान के जल ग्रहण के बारे में बताइए या जल संरक्षण के बारे में आप एक ब्यौरा प्रस्तुत करें, तो आप इसके अंतर्गत इसको इस रूप में लिख सकते हैं। जल ग्रहण राज्य के अंतर्गत मृदा क्षरण उपजाऊ भूमि के लिए एक गंभीर चेतावनी है। वाष्पीकरण की तीव्रता से भूमि की जो नमी है वो प्रभावित होती है, कम होने लगती है। पानी का अनियंत्रित बहाव से जल स्तर में निरंतर कमी आती है और उपजाऊ भूमि की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचता है, जिससे मृदा के पोषक तत्व को नुकसान पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप भूमि एवं जल संरक्षण के उपायों को कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत मिट्टी की उर्वरक शक्ति को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। अगर हम सबसे पहले इसको यूँ समझें कि सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करें कि जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। जल ग्रहण क्षेत्र एक अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र जो कि जिस एक ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत जिसके चारों ओर ऊंचा क्षेत्र है और उस ऊंचे क्षेत्र पूरे क्षेत्र का जो जल किसी एक निश्चित बहाव के अनुसार, अपने ढाल के अनुसार बहकर किसी एक निश्चित बिंदु यानी विभिन्न नालिकाओं अब नालिकाओं से होता हुआ जल किसी एक धारा के रूप में प्रवाहित होता हुआ किसी एक निश्चित बिंदु तक आकर मिलता है, तो वो अपने आप में जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। और उस जल ग्रहण की जो सीमा रेखा है वो अपने आप में उस क्षेत्र की सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग होगा। तो इसी तरीके से भारतवर्ष के अंतर्गत अगर हम जल प्रवाह या अपवाह प्रणाली को अगर आपने समझा होगा, तो उसके अंतर्गत भी जो जल विभाजक है, जल विभाजक ही एक तरीके से जल ग्रहण की सीमा रेखाओं के रूप में माने जाते हैं। तो उन जल ग्रहण क्षेत्रों का विकास और उनके अंतर्गत भूमि का संरक्षण किस रूप में किया जाता है, ये आपको समझना होगा। तो किसी भी राज्य के अंतर्गत मृदा क्षरण यानी मृदा को जो कटाव है वो उपजाऊ भूमि के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में है, क्योंकि मृदा के कटाव के साथ मृदा का वाष्पीकरण भी जुड़ा होता है। वाष्पीकरण जब तीव्र होता है तो मृदा की जो नमी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। साथ ही साथ मृदा के कटाव के कारण यानी पानी जो बहकर जाता है उसके साथ मृदा की ऊपरी उपजाऊ जो परत है उसको नुकसान पहुंचता है। उसके जो वर्षों लगते हैं मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को बनने में, क्योंकि वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है और उस उपजाऊ परत के बह जाने से, अनंतर स्थान पर पानी के साथ बहकर चले जाने से उस क्षेत्र के उपजाऊ या पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत मृदा में भूमि को मृदा के अंतर्गत नमी धारण करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और उसकी उर्वरक शक्ति में भी निरंतर कमी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उस क्षेत्र का विकास जो है वो कृषिगत विकास अगर हम कहें तो एक तरीके से अवरुद्ध हो जाता है। तो इस किसी भी एक क्षेत्र यानी हम जल ग्रहण की बात करें तो उसके विकास के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चलाई गई हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम जो गंगानगर के अलावा 31 जिलों में और 201 पंचायत समितियों के अंतर्गत चलाया जा रहा है। दूसरा है बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जो राजस्थान के 14 जिलों में चलाया गया है। मरु विकास कार्यक्रम 16 जिलों में चल रहा है अभी वर्तमान समय में। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो 11 जिलों में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। फिर सुनिश्चित रोजगार योजना 29 जिलों में चल रहा है। भूमिहीन श्रमिकों व सीमांत कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु स्वयं सहायता समूह, ये कार्यक्रम जो है वो विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के सहयोग के द्वारा संचालित है।
फिर हम बात करते हैं वाटर विजन 2045। ये एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत की राज्य की जल नीति और उसके जो विभिन्न योजना के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्ति करने के लिए, यानी राज्य के प्रत्येक बूंद का अनुकूलतम उपयोग यानी अधिकतम उपयोग करते हुए उसको सुनिश्चित करना, उसके लिए एक प्रभावी रणनीति को तैयार करना, यही विजन 2045 का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत 2015 तक लघु अवधि वाली और 2045 तक दीर्घ अवधि वाली जो योजनाएं हैं वो इसके अंतर्गत चलाई गई हैं। फिर हम समझे राजस्थान में जल संरक्षण हेतु सुझाव। तो राजस्थान के अंतर्गत जल को किस तरीके से संरक्षित किया जाए उसके लिए जो विभिन्न पद्धतियां अपनाई जाती हैं, कई बार ये आपका राजस्थान के जल संरक्षण का ब्यौरा प्रस्तुत कीजिए, तो आप उसके अंतर्गत भी इन पॉइंट्स को डाल सकते हैं, क्योंकि प्रश्न कई बार किसी तरीके से घुमा के आते हैं, तो आपको उसी के अनुरूप ही आपको समझना होगा कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो इसमें जल संरक्षण हेतु राजस्थान के अंतर्गत तो आप सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखेंगे सिंचाई हेतु नवीन पद्धतियों को अपनाना। सिंचाई में व्यर्थ होने वाले पानी को बचाने के लिए सिंचाई की नवीन एवं आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले समझें कि यदि हम खेतों के अंतर्गत जो क्यारियाँ बनाकर पानी देते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो कृषिगत कोई भी फसल हम मान लेते हैं कि गेहूं की फसल अगर लग रही है तो उसका जड़ मूल वाला जो क्षेत्र है वो लगभग कितना 6 इंच से ज़्यादा नहीं होता है, या मैक्सिमम हम करें तो 1 फीट से ज़्यादा नहीं होता है। अगर पूरी बड़ी फसल तैयार खड़ी है तो 1 फीट से ज़्यादा गहराई में उसे जल की आवश्यकता, जो जड़ वाला क्षेत्र है वो उसका 1 फीट से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जब हम थाला या क्यारी सिंचाई की प्रणाली जो हम अपनाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो हमारा जल जो उस क्षेत्र के अंतर्गत भर जाता है वो कई बार लगभग 2-3 फीट तक नीचे गहराई तक पहुंच जाता है। तो वो अपने आप में, जबकि जड़ को कितना पानी चाहिए होता है हमारा लगभग 1 फीट, 1 फीट तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत 1 फीट को जबकि चाहिए 1 फीट और दे हम कितना रहे 3 फीट, तो वो जो बाकी का 2 फीट है वो अपने आप में जल का दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति के लिए तो अगर हम सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली अगर अपनाते हैं तो उससे हमारा जो जल की बचत है वो 50% से लेकर 80% तक हम जल को बचा सकते हैं। और हमारा जो जल है उसका कृषिगत क्षेत्रफल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बहुत अधिक मात्रा में जल को उपयोग में लाया जाता है। और उस इतने अधिक जल का उपयोग अगर हम देखें और उसका 50 से 80% तक जल अगर हम बचा लेते हैं खेती की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके, तो वो हमारे लिए एक जल का विवेकपूर्ण प्रयोग कहलाएगा। दूसरा हम ले लेते हैं भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग। भूमिगत जल से तात्पर्य है कि कुओं के द्वारा या भूमि की आंतरिक सतहों के अंतर्गत जो वर्षा काल के दौरान जल रिस कर जो नीचे जाता है और भूमि की परतों के अंतर्गत एकत्रित हो जाता है, और उसको हम विभिन्न माध्यमों से जब निकालते हैं, चाहे वो ट्यूबवेल के माध्यम से हो, कुओं के माध्यम से हो, तो वही हमारा भूमिगत जल कहलाता है। तो राज्य के अधिकांश क्षेत्र में जल का प्रमुख स्रोत जो है वो भूमिगत जल ही है, क्योंकि राजस्थान में वर्षा काल में कुछ ही दिनों के अंतर्गत सिमट जाता है और फिर हम किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, पूरे वर्ष भर जो हमारा भूमिगत जल है उसके ऊपर ही हम निर्भर रहते हैं। तो इस भूमिगत जल का अविवेकपूर्ण इस्तेमाल भूमिगत जल का विवेकपूर्ण अगर हम इस्तेमाल करें तो वो हमारा कृषि के लिए उत्तम कहलाएगा। और अत्यधिक दोहन अगर हम विवेकपूर्ण ढंग से ना करके बल्कि अविवेक करके अपनाते हैं या अत्यधिक मात्रा में जल का दोहन करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत आगे आने वाले समय में वो जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे उसमें जल की कमी होने लगती है और उसका जल स्तर निरंतर नीचे चला जाता है। और फिर कृषि के अलावा पीने के योग्य भी हमें पानी का जो जल है वो नहीं मिल पाता है। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रमुख कारक है।
फिर तीसरा कारक है हमारा वर्षा जल का संचयन। वर्षा जल का जो वो शुद्ध जल के रूप में माना जाता है, तो वर्षा काल के अंतर्गत जब भी वर्षा होती है तो हम परंपरागत जल संचयन के जो हमारे तरीके हैं, कुएं हैं, बावड़ी हैं, तालाब हैं, उनको पुनरुद्धार करके हम नवीन विधियां कुछ अपनी टेक्निक्स अपना करके उन जो वर्षा जल है उनका संचयन कर सकते हैं। तो उससे हमारे उस जल को हम एकत्र करके विभिन्न उपयोगों में तो ले सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ वो हमारे भूमिगत जल स्तर को सुधारने का कार्य भी करेगा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं वनस्पति विनाश पर नियंत्रण। वनस्पति जो है वो जल चक्र के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सभी को पता है कि जब पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो उसमें जो जड़ों के माध्यम से जो जल लेते हैं वो वाष्प के द्वारा पत्तियों में वाष्प के द्वारा छोड़ दिया जाता है, और फिर वो वायुमंडल में जाकर जल संघनित होकर वर्षण के रूप में आता है, और चक्र के रूप में जो वो ही वर्षा जल जड़ों के द्वारा वापस सोखा जाता है। तो यानी ये एक चक्र जो हमारा जल चक्र है, ये एक तरीके से चक्र जो है वो निरंतर चलता रहता है। अगर हम वनस्पति विनाश कर देंगे तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो समस्त वर्षा का जल है वो बहता हुआ नदी नालों से होता हुआ महासागर में चला जाएगा, और जो विभिन्न कारकों के अंतर्गत हम इस्तेमाल करेंगे जल, वो हमारे को नहीं मिल पाएगा, और हम जल संरक्षण वनस्पतिक संरक्षण नहीं करेंगे तो जल संरक्षण भी हमारा नहीं हो पाएगा भूमिगत परतों के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा अवशिष्ट जल का शोधन और पुनः उपयोग। अवशिष्ट से मतलब है शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत अत्यधिक जल अवशिष्ट रूप में निकलता है, यानी गंदे रूप में निकलता है और व्यर्थ हो जाता है। इसको एकत्र कर, यानी जो इतनी अधिक मात्रा में जल का प्रयोग कर लेते हैं, उसे गंदा करके छोड़ देते हैं, तो उसको पुनर्चक्रीकरण या उसको साफ करके उसका शोधन करके कृषि या विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत उसको काम में लिया जा सकता है। यानी उसको पानी का, जैसे मान लीजिए कुछ कोई इंडस्ट्री में या किसी चीज़ में या घरेलू उपयोग में कोई पानी आया काम में, अगर मान लीजिए उसको टॉयलेट क्लीनिंग में भी अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, या कृषि के अंतर्गत उसको साफ करके कृषि के अंतर्गत काम में ले लिया जाता है, तो वो अपने आप में उसका विवेकपूर्ण उपयोग कहलाएगा। क्योंकि इतनी पहले और अब वर्तमान समय की अगर हम जनसंख्या की आवश्यकता को देखें, तो वो अपने आप में जनसंख्या बढ़ गई है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हर व्यक्ति का जो पानी का उपभोग है वो भी निरंतर बढ़ गया है, तो जिसके फलस्वरूप अब अवशिष्ट जल के शोधन को किया जाना एक आवश्यक ज़रूरत के रूप में देखा जाने लगा है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कृषि पद्धति एवं फसल प्रतिरूप में परिवर्तन। इसके अंतर्गत हम कृषि की जो विभिन्न पद्धतियां हैं उनको हम विकसित करके, और साथ के साथ फसल की जो विभिन्न प्रतिरूप है उनको परिवर्तित करके भी हम जो है जल को बचा सकते हैं। जल की कमी निरंतर हो रही है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में। यदि हम मान लीजिए ज़्यादा पानी चाहने वाली फसलों को लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें पानी अधिक मात्रा में देना पड़ेगा, और अधिक मात्रा में देने के फलस्वरूप निरंतर जल की कमी होती चली जाएगी। तो ऐसे क्षेत्र जो शुष्क कृषि योग्य क्षेत्र है, यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं या शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत शुष्क कृषि अपनानी चाहिए। क्योंकि शुष्क कृषि का तात्पर्य ही यही है कि कम जल पानी या कम पानी चाहने वाली फसलें, और उनको उसी अनुरूप में कि हम ऐसी फसलें लगाएं जिससे कि कम मात्रा में पानी का उपयोग हो, और साथ के साथ फसलों का उत्पादन भी अधिकतम लिया जा सके, ये इसके अंतर्गत आएगा। फिर है एनीकट निर्माण। एनीकट निर्माण से तात्पर्य है हमारा कि छोटे बांध तालाबों के ऊपर एनीकट बना दिए जाएं, यानी छोटे छोटे बांध बना दिए जाएं स्थानीय स्तर पर, जिससे कि जल संग्रहण किया जा सके। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एनीकट सीमेंटेड हो, या बल्कि वहाँ के प्राकृतिक स्रोत जो भी है उसके आधार पर ही एनीकटों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं मिट्टी है तो मिट्टी के बोरी में बंद करके वहाँ पे जहाँ पे कि पानी का बहाव क्षेत्र है वहाँ पर उसका बांध जैसा बना दिया जाए, कच्चा बांध टाइप में, तो वो पानी को आगे
जो ढाल है उसके अनुरूप आगे पानी को बहने में रोकेगा और साथ के साथ उस क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर में सुधार करेगा। यदि मान लीजिए कोई पथरीला क्षेत्र है तो उसमें पत्थरों का छोटा सा चेक डैम बनाया जा सकता है। मान लीजिए कोई वनस्पति क्षेत्र है तो वनस्पति का अवरोधक बनाकर भी उस क्षेत्र के जो जल बहाव है उसको रोक करके हम जल को जितना अधिक हम आगे बहने से रोकेंगे उतना ही वो भूमिगत परतों के अंतर्गत जाएगा और भूमि के अंतर्गत जल स्तर में सुधार का कार्य करेगा। नेक्स्ट है नहरों का उद्धार। जर्जर जो नहरें हैं, नहरी तंत्र के अंतर्गत विभिन्न वितरिकाएं जो बना रखी हैं उनमें जल व्यर्थ होता रहता है, उनके अंतर्गत रिसाव होता रहता है। तो उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज या उनका सही तरीके से प्रबंधन की आवश्यकता है। तो उनका समय समय पर नहरों का जीर्णोद्धार का कार्य किया जाना चाहिए। फिर है नेक्स्ट झीलों व तालाबों का संरक्षण। जो हमारे परंपरागत झीलें हैं, तालाब हैं या नई ऐसे निर्माण करते रहना चाहिए सरकार के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, कि उनकी जल की गुणवत्ता भी बनी रहे और साथ के साथ वहाँ के लोगों को या वहाँ के जो पशुधन हैं उनको निरंतर पेयजल की कमी ना हो और कृषि के अंतर्गत भी वो जो जल है इस्तेमाल में लिया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है परंपरागत जल संरक्षण की विधियों का प्रयोग। प्राचीन काल में हम सभी जानते हैं राजा महाराजा या फिर जो धनी सेठ जो भी होते थे, जब उनके यहाँ कई बार पुत्र पैदा होता था या कुछ भी उन्हें अपना नाम कमाना होता था तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वे झील, तालाब या इस तरीके के कुएं, बावड़ी बना दिया करते थे। तो उसका मूल उद्देश्य ही यही था कि जल संरक्षण किया जा सके। तो जल संरक्षण की जो परंपरागत तकनीकें हैं उनको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है ताकि हमारा भूमिगत जल स्तर में सुधार हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है जल का प्रबंधन। अब जल का प्रबंधन यानी हम जल संरक्षण की जब बात करते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना ही प्रबंधन है। तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि वो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी के काम में भी आए और उसका दुरुपयोग भी रोका जाए। तो उपलब्ध जल का सर्वेक्षण। उपलब्ध जल का पहला पॉइंट है उपलब्ध जल का सर्वेक्षण। उपलब्ध जल का सर्वेक्षण से हमारा तात्पर्य है कि जो भी हमारे पास में जल है उसका हमारा पास में पूरा ब्यौरा होना चाहिए। जैसे आप बाज़ार जाते हो तो सबसे पहले अपनी पॉकेट टटोलते हो कि हाँ भाई कितने पैसे मेरे पॉकेट में है और मैं कितने का सामान लेके आ जाऊँगा, कि मेरे को पूरी इतनी आवश्यकता है और इतने पैसे में लेके चलूँगा। तो आप मैनेज करके चलते हैं। ठीक उसी तरीके से जो भी हमारे पास में जल है उसका हमारे पास में सर्वेक्षण होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए और उसको किस तरीके से मैनेज करना है, प्रबंधित करना है, ये सब हम उसी के आधार पर करेंगे। दूसरा है जल स्रोतों का उचित रख रखाव। जितने भी जल स्रोत के जो विभिन्न साधन हैं उनका उचित रख रखाव की भी आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है सिंचाई की नवीन एवं वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग। वो जो मैंने आपको बताया था ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली या जो आपका फव्वारा सिंचाई है, उनका इस्तेमाल करके हम जल के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। जल के दुरुपयोग पर नियंत्रण। जल के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए सिर्फ एकमात्र कृषि ही कारक नहीं है बल्कि अन्य भी बहुत से कारक हैं। जैसे कि हम कार की धुलाई या स्कूटर की धुलाई कर रहे हैं तो उसमें पानी के पाइप को लेके धोते हैं तो उसके स्थान पे हम उसको कपड़े से पोंछा भी जा सकता है। घरों में धुलाई में कितना जल वेस्ट होता है तो उसको पोंछे से साफ करके भी किया जा सकता है। इसी तरीके से जो छोटे छोटे कार्य हैं उनके अंतर्गत प्रति व्यक्ति जो जल का उपभोग है अगर हम उसको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ाने के बजाय उसको कम करें तो वो अपने आप में जल के दुरुपयोग पर नियंत्रण होगा। फिर है जल प्रदूषण पर नियंत्रण। इससे पहले हम कई टॉपिक्स के अंतर्गत बहुत डिटेल के अंतर्गत ये पढ़ चुके हैं। जल प्रदूषण पर नियंत्रण किन किन रूपों में किया जा सकता है, इसको मैं स्किप करूँगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेयजल को प्राथमिकता एवं पेयजल को बचाना। यानी सबसे पहले अगर मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत हम ले तो वो स्वच्छ जल पेय के रूप में व्यक्ति को अगर उपलब्ध होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसको प्राथमिक तौर पर यानी ग्रामीण स्तर पर भी, शहरी स्तर पर भी, जो गंदी बस्तियां हैं शहरों के अंतर्गत वहाँ पर भी एक व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता है
वो है पेयजल की, शुद्ध पेयजल की। तो उसे पूरा किया जाना चाहिए प्राथमिक तौर पर, और साथ के साथ उस पेयजल को बचाना भी होगा, और साथ के साथ लोगों को, एक आम आदमी की पहुंच के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल होगा, उपलब्ध होगा। अगर भारतवर्ष के अंतर्गत देखें तो अभी वर्तमान समय के अंतर्गत अगर हम इसका आंकड़ा उठा के देखें तो वो बहुत ही चिंताजनक है कि हमारे आधी जनसंख्या को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जो वास्तव में जो मानकों पर बिल्कुल खरा हो। ऐसा नहीं है कि आपको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, पानी मिल तो रहा है, लेकिन उसके अंतर्गत विभिन्न घुलनशील जो तत्व हैं, जिनमें किसी में आर्सेनिक की समस्या है, किसी में कैल्शियम ज़्यादा है, किसी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, किसी में अन्य घुलनशील तत्व हैं जिससे कि हड्डियों में टेढ़ापन आ रहा है, कुबड़ापन आ रहा है। तो ये सब क्या है, वो शुद्ध पेयजल नहीं है, बल्कि हम जल पी ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में शुद्ध पेयजल नहीं है। तो ये सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। नेक्स्ट है जल संरक्षण की तात्कालिक व दीर्घकालीन रणनीति बनाना, यानी सरकार के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर और जन जागरूकता के माध्यम से जल संरक्षण के लिए तात्कालिक और दीर्घकाल नीतियाँ बनाए जाने की आवश्यकता है। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।